everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है द अर्थ। तो उसको हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और जैसा मैं बता दूं कि अर्थ से तो आपको पता ही है, अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, बट यहाँ पे जो सेंस लिया जा रहा है ना, उसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ का मतलब हो रहा है एक ज़मीन का एक हिस्सा, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। वो मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो, है ना। तो बस आपके माइंडसेट में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ज़मीन के हिस्से के बारे में ये छोटी सी कहानी है जो कि हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को लिखा है H.E. बेट्स ने, ठीक है। आगे देखते हैं। चैप्टर है कि पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। H.E. बेट्स, born at Northampton in central England, was well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे एक्वेंटेड का मतलब होता है भली भांति परिचित होना, है ना। तो ये जो H.E. बेट्स थे वो एक तो है कि भाई सेंट्रल इंग्लैंड नॉर्थहैम्पटन में इनका जन्म हुआ, और इनको ना इंग्लिश कंट्री साइड मतलब थोड़ा देहात वाला इलाका। तो इंग्लिश ब्रिटिश वाला जो कंट्री साइड था, देहात का इलाका था, उससे वो भली भांति परिचित थे। स्पेशली अगर बात करें तो पीजेंट्स यानी कि जो खेती किसान वाले जो लोग थे, है ना, तो वो किसान जो वहाँ रहते थे उनके बारे में ये भली भांति परिचित थे। A well-known short story writer, he worked for some time as a journalist. इनके बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट की तरह भी इन्होंने काम किया था। His first novel was published when he was only 21 year old. जब वो 21 साल के थे तभी उनका अपना जो उपन्यास था उसको प्रकाशित कर दिया गया था। He wrote many short stories about airmen and their adventure based on his experiences in the Royal Air Force. इनके बारे में बताया जा रहा है कि भाई इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, बहुत सारे जो एयरमैन थे यानी कि वायुकर्मी जो होते हैं उनके बारे में, उनके कारनामों के बारे में, यानी एडवेंचर मतलब कारनामे, है ना, उनकी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव था ना, जो ये शाही एयरफोर्स था उसका जो उनका अनुभव था, उसके बिहाफ पे उन्होंने बहुत सारे कारनामों के बारे में भी अपनी शॉर्ट स्टोरी में बताया है। आगे देखिए, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, ये जो है आपका शॉर्ट स्टोरी है, उन्होंने लिखी थी 1944 में। द पर्पल प्लेन 1947 में लिखी है उन्होंने। द जैकरेंडा ट्री 1949 में लिखा था। द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में लिखा था। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अभी की जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द अर्थ, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। ये जो कहानी है, जो शॉर्ट स्टोरी है, ये एक है फिर से इंग्लिश कंट्री साइड, गाँव के देहात एरिया में जो इंग्लिश था उसकी एक किसान के बारे में है जिसका नाम था जॉनसन और उसका बेटा बेंजी, है ना, हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। जो बेंजी था ना, जो उनका बेटा था, वो बहुत ही एकदम सादे किस्म का इंसान लगता था उसकी पर्सनालिटी से। The story very well depicts the laziness of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple-minded son. और ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये जो कहानी है ये वेल डिपिक्ट्स मतलब चित्रित करती है ना, कि कितने उसके पेरेंट्स जो थे लेज़ी थे, कितने सेल्फिश थे, कितने कनिंग यानी धूर्त प्रवृत्ति के थे, और वो बेचारे अपने सिंपल माइंडेड सन को ऐसा कुछ सोचते थे कि ये कुछ करता ही नहीं है ना, हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। एट द लास्ट आपको कहानी में ये देखने को मिलेगा कि भाई उनको जो पेरेंट्स थे उनको उनके बच्चे ने उनके घर से ही निकाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी लेजीनेस ऐसी थी और वो बच्चे को ही उल्टा समझते थे। तो देखते हैं इस चैप्टर में कैसे क्या होता है। अभी आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द अर्थ, ऑल दैट द जॉनसन हैड वॉज द अर्थ। देखिए, जो जॉनसन है यानी कि माता पिता जो थे उसके, आई मीन यू कह लीजिए कि जो उसके फादर थे उनका नाम जॉनसन था ना, तो ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वॉज द अर्थ। जो कुछ भी था जॉनसन के पास वो उसकी ज़मीन थी। Very often it seemed as if it were all they have ever had. मतलब इसका है कि कई बार तो ऐसा ही लगता था ना कि मानो कि जो कुछ इनका है ना, सब कुछ यही है, यही ज़मीन ही इनकी सब कुछ मतलब जमा पूंजी है कह लीजिए। तो अगला पैराग्राफ शुरू होता है। It was true that they also had possessions.
भाई ये भी सही थी, यही बात सही थी कि भाई इस ज़मीन के अलावा भी उनके पास कुछ कहने को था, यानी कि जिस पे वो अपना अधिकार जमा सके। वैसी कौन सी चीज़ें थी भाई? ए प्लॉ, है ना, जो जिससे हल जोता जाता है, खेत जोता जाता है, यानी हल, प्लॉ मतलब हल। ए टू व्हील्ड कार्ट, एक दो पहियों वाली गाड़ी। टूल्स, कुछ औजार थे। अ बोनी ब्राउन मेयर, और एक हड्डी कंकाल वाला, बोनी मतलब बिल्कुल जिसकी हड्डियाँ निकली हो, है ना, भूरी सी घोड़ी थी। मेयर मतलब घोड़ी। वी स्लोली ड्रैग द प्लॉ, जो कि बहुत धीमे धीमे प्लॉ को खींचती थी। एंड द कार्ट अबाउट द रफ 4 एकड़ प्लॉट, बट विदाउट द अर्थ दिस थिंग्स वर यूजलेस। मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई कि ये चीज़ें थी इनके पास, लेकिन अगर देखा जाए तो उस अर्थ के बिना, है ना, ज़मीन के बिना ये सारी चीज़ें फिर से मतलब बेकार थी, यूजलेस थी। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड अ सन। भाई ये भी बात सही था कि उनके पास एक उनका बेटा भी था। चलो आगे देख लेते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो थर्ड पैराग्राफ है कि द जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी। उनके बेटे का नाम क्या था भाई? बेंजी था। एंड इट वॉज मोर देन 30 years सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। अब देखो, ये 30 साल से ऊपर की बात हो गई थी कि अभी तक उन्होंने अपने दिमाग से ये बात नहीं निकाली थी कि उनका जो बेटा है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो हमेशा यही सोचते थे कि ना, कि उनके दिमाग में मतलब हमेशा चलता था कि उनके बेटे के पास दिमाग ही नहीं है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इनसेन। लेकिन सच बताएं तो ऐसा नहीं था भाई। अपना ये जो बेंजी था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही एक तरीके से कह लो कि पागल है, इनसेन, और इम्बेसाइल, है ना, और इम्बेसाइल है, यानी कि कहने का मतलब स्टूपिड है, मूर्ख है। और इवन दैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट एंड काउंट फिगर्स। और ये भी नहीं था कि भाई ऐसा नहीं है कि वो लिख ना पढ़ सके, है ना, ना ही काउंटिंग कर सके, ऐसा ऐसा भी नहीं था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल। बस यही था कि वो थोड़ा साधारण किस्म का इंसान था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल, मतलब बाकी लोगों की तरह एक्टिव नहीं था, कह लो, ये कह सकते हो आप। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, द जॉनसन हैड स्पेंट मेनी ईयर्स बींग अ लिटिल टू काइंड, too anxious and too sacrificial toward him, so that he grown up to seem worse in their eyes than he really was. तो इसका मतलब हो रहा है कि देखिए, बात ये है कि क्योंकि वो इनका इकलौता बेटा था, है ना, तो जॉनसन दंपति जो थे ना, उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही दयालुता का भाव प्रकट करते थे, कुछ अधिक ज़्यादा चिंता करते थे, कुछ अधिक ही त्याग दिखाया करते थे। और इसी कारण उनकी दृष्टि में जितना वह वास्तव में था, उससे अधिक ही बिगड़ गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई हमने इसको सिर पे चढ़ा रखा है, ऐसा करके। ठीक है, आगे देखिए। बेंजी हैड द लार्ज लूज limbs that often belongs to the simple minded and thick soft fair hair on his face. बेंजी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई जो वो दिखता कैसा था, है ना, तो बेंजी के बड़े बड़े ढीले ढीले हाथ पाँव थे, जैसे अल्पबुद्धि लोगों के होते हैं, और उसके चेहरे पर हल्के रंग के बाल थे। ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, है ना। उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई वो बिल्कुल नीली आंखों वाला और सादा इंसान था, जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। हिज आई वर ब्लू, और सॉरी, उसके ऊपर की बात ये थी, हिज आईज वर ब्लू एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड अ सिंपल स्माइल्स ऑन हिज फेस। मतलब उसके बारे में यही बताया था कि हर एक चीज़ में साधारणता झलकती थी उसके शरीर से, है ना। उसकी मुस्कान ले लो, या फिर उसके चेहरे का हाव भाव ले लो, उसकी आंखें, मतलब सब कुछ यही बयां करती थी कि भाई वो बहुत सीधा साधा इंसान है। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन अगर हम बात करें उन्हीं आंखें, नीली आंखों के पीछे, है ना, द सिंपल स्माइल एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, हिज सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए काइंड ऑफ कनिंग। मतलब कहा जा रहा है कि जो नीली आंखें थी, उसकी सरल मुस्कान थी, और नर्म बच्चों के जैसे बालों के पीछे जो लगता था ना, कि कहीं उसकी सरलता धीरे धीरे एक प्रकार की धूर्तता बनती जा रही है। ऐसा क्यों है, अभी पता चलेगा ना। चलिए फोर्थ पैराग्राफ पे आ गए हम। लिखा है, इट वॉज मोर देन 30 years सिंस द जॉनसन रियलाइजिंग दैट, है ना, ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स हैड टेकन बेंजी टू ए डॉक्टर। अब देखो, 30 साल हो गए भाई जॉनसन को पाले पोसे, और उनके फादर्स को ऐसा, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बेंजी को डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ऐसा सोचते हो, है ना। चलो, दिस डॉक्टर हैज़ परसुएडेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड। परसुएट का मतलब होता है मना लेना। तो जब वो डॉक्टर के पास उसको लेके गए ना, तो डॉक्टर ने जैसे तैसे उसे, उन लोगों को मना लिया, है ना, इस बात के लिए
कि देखो भाई, अगर अपने बेटे को ठीक करना चाहते हो वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग को ताकतवर सबल बनाने के लिए उसको कोई रुचिपद वाला काम करना पड़ेगा। यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है ना जिसमें, उससे वैसे काम करवाओ, देखो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था डॉक्टर का। इट वुड बी गुड इफ दे गिव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। उसका मानना ये था डॉक्टर का कि भाई इसे ऐसा कुछ कार्य दो, ऐसा कुछ काम दो वो करे जिसमें इसका मन लगे और इससे इसका विकास होगा। It would help a great deal if they gave him a special interest to feed his sense of responsibility। मतलब उसका कहना मानना ये था डॉक्टर का कि ऐसा कार्य दे दो जिसमें इसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्वता का फील हो, उसकी भावनिक इस भावना को उसको बल मिले, है ना। यू आर पीपल ऑन द लैंड, द डॉक्टर सेड, लेट हिम कीप हैंड्स। अब मतलब ऐसा बोलने वाला था, डॉक्टर का कहना था, जैसा होता है ना कोई सजेशन देता है, देखो भाई आप ज़मीन वाले आदमी हो, ज़मीन जायदाद वाले हो, तो आप खेती करते हो, तो ऐसा करो आप इसको मुर्गी पालने के लिए दे दो। ऐसा डॉक्टर ने सजेशन दिया। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। 5th पैराग्राफ है कि सो फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेंस। देखो डॉक्टर ने सजेशन दे दिया और भाई फादर ने उसको मुर्गी रखने के लिए बोल दिया। And what the earth was to his mother and father, the hens were to Benji। कहा जा रहा है कि जो उसके माता पिता के लिए धरती का महत्व था, बेंजी के लिए उसकी मुर्गियाँ थी। They were almost all he had। यही सब चीज़ें थी जो उनके पास थी, है ना, लगभग सब कुछ वही था। When he came from the school, cut off by his simplicity from other children, Benji went straight home to his hens, which he kept in a wire coop that his father had made at the back of the house। जैसे ही वो जैसे स्कूल से घर पहुंचता था बेंजी, तो अपनी जिस तरीके से बाकी के बच्चे बहुत उधम चौकड़ी मचाते हैं, लेकिन ये सिंप्लिसिटी वाला इंसान था, वो वहाँ से छूटता और सीधे आता अपने घर पे और अपनी मुर्गियों के पास चला जाता था, जिसको उसके फादर ने वायर कूप, है ना, वायर कूप यानी कि जो जाली से बनाया गया हो, है ना, जाली एक तरीके का लोहे की जो कह सकते हो, उसमें जिसको उसके फादर ने बनाया था, घर के पीछे रखी रहती थी, उसके पास वो चला जाता था स्कूल से आते के साथ। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और a dozen hens। पहले तो भाई क्या हुआ कि उसने बस 10 या 12 मुर्गियाँ रखी स्टार्टिंग में। ऑल कलर्स एंड ब्रीड्स, हर अलग अलग कलर की थी, ब्रीड्स की थी अलग अलग, ब्राउन एंड स्पेकल्ड एंड ब्लैक एंड वाइट, एंड द कूप वॉज स्मॉल। मतलब हर एक अलग अलग कलर की थी। और उसके बाद से देखा गया कि अरे यार ये तो कूप जो है, इसका जो पिंजड़ा है वो छोटा पड़ रहा है। He fed the hens simply on scraps from the table, seeded cabbage strung from the wire, a little maize, and on corn ears which he gleaned in the late summer from his father's acre of stubble। अब देखिए इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेकल्ड, तो स्पेकल्ड का मतलब होता है दाग धब्बे, है ना, जिसपे स्पॉट हो जाता है, धब्बे लग जाते हैं। तो वैसे टाइप की मुर्गियाँ थी, ब्लैक एंड वाइट थी, है ना। और अभी हम बात कर रहे थे कि वो अपनी मुर्गियों को खिलाया करता था, फेड, है ना, ऑन स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब आपको पता ही है ना, मतलब कूड़े कचड़े वाले चीज़ों पे वो खिलाया करता था, टेबल पे रख के। सीडेड कैबेज, है ना, जैसे कि बीजों वाली जो पत्ता गोभी होती है ना, उसे। ए लिटिल मेज, मतलब मक्के के दाने वगैरह खिलाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। और साथ ही साथ ग्लीन्ड, यानी कि उसको बीनता था, बटोरता था, जो कि उसने अपने फादर के ज़मीन से, है ना, उठाया हुआ था, एक तरीके से कह लो। स्टबल मतलब होता है जो ग्रेन, जो भी अनाज होता है उसका जो स्टॉक होता है ना, यानी कि नीचे का तना वाला भाग होता है, गेहूं का नीचे वाला तना, जो उसको हम पुआल बोलते हैं अपने वर्ड में, तो उसको स्टबल बोलते हैं। तो उस खेत से जो भी दाने उसको मिलते थे, वो सब चीज़ें अपने मुर्गी के लिए लाता था। अब आगे क्या है, इट इज़ पॉसिबल दैट hen being a simple creature thrives best on simple treatment। मतलब थ्राइव्स का मतलब होता है फलना फूलना। कहा जा रहा है कि इट इज़ पॉसिबल, ये संभव था मुर्गियों के लिए कि भाई ये बीइंग ए सिंपल क्रिएचर, अगर उनका अच्छे से पालन पोषण किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट पे भी वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बेंजी ने इस बात को समझ लिया। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ hen दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लाइंग एग्स। अब बेंजी को ना एक चीज़ समझ में आई, पहली और अंतिम बात यही समझ में आती थी कि इनके अस्तित्व का उद्देश्य अंडे देना है। वो बस यही समझता था, अरे भाई मुर्गियाँ क्यों रखी है, अंडे देने के लिए, बस यही समझता था वो। ठीक है,
अब देखो, इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक। उस समय के ज़माने में भाई ज़्यादा कह सकते हैं ना साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, तो इसीलिए बस इसको उतना प्रोसेस से नहीं गुजारना पड़ता था, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था कह लो। तो नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शियलाइज, और इतना भी उसका कह लो कि जटिल काम नहीं था, और इसको ज़्यादा कमर्शियल पर्पस पे बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता था। एग्स वर चीप, उस समय अंडे जो थे सस्ते थे। हैंस मिस्टीरियसली पैक्ड नॉरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ, जो मुर्गियाँ थी है ना, अंडे सस्ते थे और मुर्गियाँ जो थी ना रसमय ढंग से पोषण धरती पर से चुग लेती थी। दे सेट इन ए होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, वो कहाँ बैठती थी, घरेलू मतलब घर में जो बनाई गई पेटियाँ होती थी उससे वैसे बने घोंसलों में बैठती थी। एंड ऑन अ स्ट्रॉ एंड लेट द एग एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और वहीं पे बैठ के घोंसलों में बैठ के घास के ऊपर अपना अंडा दे देती थी, है ना। ऐसा था पहले का सिस्टम, वो बताया जा रहा है ना। चलिए अगला पैराग्राफ क्या है। बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी भाई इस बात को समझ गया। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस, एंड दैट वाज द एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स at the back door of their house in scores and half scores and fevers, and the money from these eggs were put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. देखिए इसके बारे में क्या पता चला। मुर्गियों के धंधे के बारे में ना बेंजी को समझ में एक बात आ गई कि भाई देखो, अब अंडे जो है ना, वो जो ऑब्वियसली इसको स्कोर लिखा जा रहा है, तो स्कोर का मतलब है कि 20 इन नंबर्स, एंड हाफ इसको मतलब 10 एंड 5 ऐसा करके। तो उसको समझ में आने लगा कि भाई कैसे इसको बेचा जाए, किस हिसाब से बेचा जाए। तो वो क्या करता था, अंडे को है ना पीछे गांव घर के अपने पीछे आवाज़ देने वालों के पास बेचा जा सकता था, तो उस अंडों से प्राप्त भी किया जा सकता था क्या, धन। तो वो ध्यानपूर्वक लगभग मतलब हर एक काम में इसमें लग गया, वो एक तरीके से केयरफुली ध्यानपूर्वक लग गया और निष्ठापूर्वक रिलीजियसली बहुत ही धार्मिक ढंग से लगेगा कि अरे भाई अब मुझे करना ही है ना। इनटू ए लार्ज वाइट बेसिन दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड, यानी कि वो उस रसोई घर की अलमारी के सबसे ऊपर वाली जो रखा हुआ था कपबोर्ड, उसके ऊपर रखकर बेचने लगा एक तरीके से। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजिज रीच, जो बेसिन था वो बेंजिज के हाथ तक नहीं पहुंचता था। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स, यू अंडरस्टैंड। उसकी माँ ने बोला एक बार कि एक दिन यह धन तुम्हारा हो जाएगा, तुम समझ गए। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, तुम्हारे पिता और मैं धन बचा रहे हैं। व्हेन देयर्स इनफ, जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, वी शैल पुट इन द बैंक, है ना। ऐसा उन्होंने कहा कि जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उस पैसे को क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 21 इट विल बी योर्स बाय राइट। उन्होंने कहा कि देखो एक बैंक में जमा कर देंगे, बैंक को उस पर ब्याज देने लगेगा, और एक बार तुम 21 साल के हो जाओगे तो यह अधिकार पूर्ण तुम्हारा हो जाएगा। इट विल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट, ये तुम्हारा हो जाएगा और तुमको जो मन करे वो कर सकोगे। डू यू अंडरस्टैंड, समझे ना तुम। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से येस ही अंडरस्टूड। वो बेचारा प्यार से बस मुंडी हिला दिया और बोला हाँ मामा मैं समझ गया। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगन टू कीप मैनी मोर हैंस, अब भाई टाइम बीतता गया, बेंजी और मुर्गियाँ रखना शुरू कर दिया। Soon there were more eggs than could be sold at the back door, and by the time Benji had left school at 14, he had 40 or 50 hens and about as many laying pullets, and these were producing an average of 200 eggs a week. अब देखो बात ऐसी हो गई थी, इतनी ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेने लगा था मुर्गियों के अंडे को बेचने में कि उसने 14 की उम्र में पढ़ाई करना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, और वो अपने घर के पीछे से अब उसको नहीं बेचता था। अब वो सोचता था कि अब इसको और दूसरे तरीके से अब मतलब बिज़नेस किया जाए, क्योंकि उसके दिमाग में आ चुका था कि भाई अब है कि इससे पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो एंड अबाउट एज मैनी लेइंग पुलेट्स एंड दिस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स, एक हफ्ते में उसको 200 अंडे मिलने लगे थे अब। सून ही वुड सेट ऑफ 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck, अब तो भाई उसके लिए बड़े बड़े ट्रक लाने पड़ रहे थे उसको अंडे बेचने के लिए। एंड हॉक देम इन कस्टर्ड, अब उसको ले जाके कह सकते हो आप बाहर बेचना पड़ता था। द नियरेस्ट टाउन, मतलब अपने नज़दीक के जो शहर था वहाँ पे जाकर उसको बेचना पड़ता था। बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, अब उसको जाके वहाँ पे किचन में नहीं रखना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट अपने बैंक में पैसे जमा करना शुरू कर दिया था।
Benji could read, and a year or two after he read in a paper that it was better to segregate breeds of hens, keeping white leghorn separate from Rhode Island and young from old. बेंजी के बारे में बताया जा रहा है कि वो पढ़ सकता था, ये तो पता ही है क्योंकि उसने पढ़ाई की थी थोड़े दिन तक ही सही, थोड़े सालों तक ही सही, लेकिन पढ़ा तो था। तो उसको एक बार एक पत्रिका में है ना, एक मैगजीन में उसको पढ़ने को मिला कि मुर्गियों की जो नस्लें होती हैं ना, उसको अलग अलग करके रखना अच्छा होता है। जैसे वाइट लेग हॉर्न वाली मुर्गियों को अलग रख देंगे, है ना, या फिर रोड आइलैंड वालों की अलग रख देंगे, जो थोड़ी बूढ़ी हो चुके हैं या फिर जो जवान हैं उन दोनों को सेपरेट करके रखा जाए। ये सब चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होने लगी थी। ठीक है, दिस मीन न्यू कूप्स, है ना, इसका अर्थ ये था, कूप्स मतलब समझ लेना वो जो पिजड़े हैं उनके बारे में बात की जा रही है, कि दिस मीन न्यू कूप्स एंड एट द सेम टाइम बेंजी रीड दैट हैंस नीडेड एयर। मतलब उसके बारे में ये पता चल गया कि भाई अब इन सबके लिए अलग अलग पिजड़े बनाने पड़ेंगे। और उसी समय उसको ये भी पढ़ने को मिला कि मुर्गियों को भाई स्वच्छ हवा चाहिए एंड एक्सरसाइज, उनको व्यायाम करना चाहिए, है ना, और सोने के लिए एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस टू स्लीप, सोने के लिए उनको सूखे मतलब होता है ना, साफ़ सुथरी जगह चाहिए। ऐसा उसको पढ़ने को मिला। अब क्या हुआ कि बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेज एंड कूप्स फॉर द न्यू सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेंस। देखो यार, बेंजी के बारे में ये भी पता है, पढ़ाई लिखाई तो किया ही था, और उसको ये चीज़ भी आती थी कि कैसे वो जो कूप होते हैं ना, पिजड़े बनाते हैं, इनसे क्या कहते हैं, जो साधारण सा कार्य ये जो था, जैसे जाली कीलों से लगाकर तारों से जोड़कर कैसे हम उसका पिजड़ा बना सकते हैं, ये उसको आता था। तो उसने अपने आप से ही ये पिजड़े बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेंस, यानी कि अलग अलग प्रजाति के जो नस्लों के जो आपके हेंस थे उनको अलग अलग सेपरेट करने लगा। फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस। भाई ये भी बात है, जब ज़्यादा अमाउंट में मुर्गियाँ आने लगी, है ना, ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा नंबर में आने लगे, तो उनके लिए भाई स्पेस भी चाहिए। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। तो इसलिए उनके माँ बाप ने उसके घर के पिछवाड़े से खेत में से आधा भाग दे दिया उसे। इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रेशियस दैन दे हैड एवर गिवन बिफोर। और इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने आज तक जितना महंगा कुछ दिया था उससे भी ज़्यादा दे दिया उन्होंने अपने बेटे के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि विदाउट फुली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम ए पीस ऑफ अर्थ। पहली बार उनको ऐसा इतना अधिक मूल्यवान वस्तु जो थी वो दे दी उन्होंने। इस बात को पूर्णतः समझे बिना उन्होंने उसे धरती को टुकड़ा दे दिया। 8th पैराग्राफ है, ऑल दिस टाइम दे देमसेल्फ हैड स्ट्रगल्ड हार्ड एंड ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट वेनली विथ अर्थ, मेनली विथ अर्थ। सो इसका मतलब है कि अब तक वे स्वयं धरती के साथ और लगभग निष्फल संघर्ष करते रहे थे। एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ले a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity। अभी तक उनके मन में यही था, यही विश्वास था कि बेंजी एक दिन समझदार बन जाएगा। अभी तक यही सोचते थे उनके माता पिता। In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty। और इसी प्रकार उनके मन में ये भी विश्वास संजोए रखा था कि धरती की जो एक तरीके से अनुवर्तता है वो दूर हो जाएगी, यानी कि जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। The earth had yielded stubbornly for them। जो धरती थी लगातार उनके लिए फसल पैदा करती रह रही थी, है ना। एंड द रीज़न लाइक बेंजी वॉज सिंपल। और उसका कारण यही था कि बेंजी जो था बिल्कुल सरल इंसान था। द रीज़न वॉज नॉट इन द अर्थ बट इन दमसेल्फ। देखो, देखा जाए तो रीज़न जो था, कारण जो था ना, वो दोष जो था वो धरती का नहीं था बट खुद में था, उनके खुद में था। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ दे हैड पुट रैदर मोर वैल्यू ऑन फेथ दैन स्वेट। उन्होंने ना, उनके माता पिता ने अपने जीवन के अधिकतम समय को उन्होंने परिश्रम के बजाय इस पे भरोसा करते थे कि वो पसीना नहीं बहाना चाहते थे। स्वेट मतलब पसीना, मतलब परिश्रम नहीं करना चाहते थे। बस वो सोचते थे कि यार ये बच्चा काम ही नहीं करता, और खुद तो खुद करते नहीं थे। खेत पड़ा हुआ है लेकिन कुछ करेंगे नहीं, है ना, ऐसा करके था। चलो 9th पैराग्राफ, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर। बहुत सालों तक बेंजी के पिता जो थे ना, स्थानीय प्रचारक थे। प्रीचर का मतलब होता है प्रचारक, बोलने वाला, वक्ता टाइप का। ए मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग। एक ऐसा इंसान जिसको बात करने का पूरा गुण प्राप्त था, है ना। ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडे। वो ऐसा नहीं था कि बस संडे को ही बात करते थे। टू विलेज कॉन्ग्रीगेशन
in small still chapel for out in the countryside, but he liked to talk at the back door, over the field gate, in the roadside outside the house. मतलब उनके बारे में ये बातें बताई जा रही कि भाई ऐसा नहीं था कि वो देहात में बस गिरजाघरों में जाके ही बात करते थे, गांव की भक्त मंडलियों के सामने रविवार का भाषण देना अच्छा लगता था उन्हें, है ना, बल्कि उसे घर के पिछले द्वार, खेत के गेट, घर के बाहर सड़क पर बातें करना भी अच्छा लगता था। मतलब कहने का मतलब कि भाई इनके जो पिता महाशय थे वो हर जगह बात करने में बहुत निपुण थे। हो सकता है इससे लोग भड़कते भी हो, उनसे बात नहीं करना चाहते हो, वट एवर, लेट्स गो अहेड। He talked so much that he must have had an idea that the earth, designed, created and nourished by God, would take care of itself. तो वो इतनी बातें करते थे, लेकिन उनके मन में ये धारणा अवश्य होगी कि धरती जो है ईश्वर ने बनाई है और इसका जो पालन पोषण है वो अपने देख रेख स्वयं कर लेगी। While he talked, thistles seeded and choked with his wheat, rabbits broke in and gnawed his cabbage, storm smashed his standing corn. तो बोला जा रहा है जब वो बातें करते थे ना, तब अब एक तरीके से कहा जाए कि देखिए यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो बेंजी के फादर थे ना, वो जब बातें करते थे तो कुछ समझते ही नहीं थे। उनका कहना है कि थीसल सीडेड एंड चोक्ड हिज वेट। थीसल मतलब एक टाइप के कांटेदार पौधे होते हैं, वो इतना बातें करते थे ना क्योंकि खेतों में भाई ये टाइप के जो पौधे थे, कांटों वाले पौधे थे, वो जम जाते थे, है ना, बढ़ जाते थे, और उस वजह से क्या होता था, जो ये आपके पौधे होते हैं, अनाज के जो पौधे होते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते थे, उनको चोक कर देते थे, यानी कि ये पैदा ही नहीं हो पाता था, एक तरीके से पैदावार कम हो जाता था। वो इतना बातें करते कि भाई उनके बात करते करते जो खरगोश हैं वो उनके खेत में आके जो उन्होंने कैबेज लगाया था, बंदा गोभी लगाया था, जो भी खेती करते थे उसको वो रैबिट्स खा जाते थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। इवन कभी कभी तो ऐसा होता था, इतनी बातें करते थे कि आंधी आ गई और सारे जो अनाज थे उनको वो तोड़ ताड़ दिया, उसको स्मैश कर दिया। तो ऐसा कुछ था उनके बारे में कि भाई वो बहुत बातूनी किस्म के इंसान थे, है ना। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक ए मैन चेंड बाई बैड लक। उनको ऐसा लगता था कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मेरा जो होता है ना नसीब ही खराब है, मैं दुर्भाग्य इंसान हूँ, है ना। And while he knew that his land was poor and the Benji was a simple man, no one had ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence. मतलब जबकि वो समझता कि उसकी धरती कमज़ोर है, बेंजी अल्पबुद्धि वाला है, तो किसी को यह ना आवश्यकता ही नहीं हुई, या फिर ना ये कह लीजिए किसी की यह साहस नहीं हुआ कि उससे आके कह दे उसके पापा से कि वह स्वयं आलसी है, नहीं कि वो विधाता पे जो दोष दे रहा है, भगवान पे दोष देता है कि यार कि उसको लगता था कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो वो इस तरीके से सोचता था और इस वजह से उसके साथ हमेशा बुरा ही होता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एंड वाइल हिज फादर टॉक्ड, बेंजी वेंट ऑन स्ट्रीट फास्टली with a simple business of making hens lay eggs, है ना। स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है स्थिर। तो बोला जा रहा है जब उसके पिता बातें करने में लगा था तो बेंजी जो है ना मुर्गियों के द्वारा अंडे देने के सरल व्यवसाय में दृढ़ निश्चय से लगा रहा, एकदम पक्के ढंग से लगा रहा था। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस बिगन टू रिजेंबल ए क्वेवरिंग चेकर बोर्ड ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड व्हाइट फेदर्स। उसके घर के पीछे का जो खेत था उसका कुछ भाग काले, ब्राउन और सफ़ेद पंखों से एकदम से भरा हुआ रहता था, रंग बिरंगा चौकोर बोर्ड जैसा प्रतीत होने लगा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द eggs had been too many for the wheel truck, and Benji at regular intervals borrowed his father's horse and cart, taking the eggs not only down into the town but also into the market. मतलब अब ऐसा होने लगा काफ़ी समय से कि अंडे का उत्पाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब ठेले पे ना ले जा सकते थे वो, और इसलिए उसने क्या किया, नियमित अंतराल पे अपने पापा से जो उनके घोड़ा था, घोड़ा गाड़ी उधार लेकर अंडे को ना तो केवल बस नगर में ही नहीं, सिटी में ही नहीं, बल्कि मंडी में भी ले जाने लगा था, अब तो मार्केट में भी ले जाने लगा था। All the time Benji wore the simple smile of a simple-hearted man on his face, and all the time the money went religiously into the bank in his name. और भाई निरंतर रूप से क्या हुआ, जो बेंजी था जिसके चेहरे पे बिल्कुल अल्प बुद्धि वाला जो कहते हैं ना, जो मनुष्य लोग समझते थे उसे, उसके चेहरे पे हमेशा वो सरल मुस्कान रहती थी और हर समय वो धन जो था ना अपने बैंक में डालते रहा। अगला 11th पैराग्राफ क्या कहता है। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब उनका बेटा 21 साल का हुआ तो उनके माता पिता ने पहले से ही बोला था कि हम तुम्हारे लिए एक फंक्शन रखेंगे, एक अनुष्ठान करेंगे। तो उसकी एक योजना बनाई गई और उसका संपन्न किया गया। कैसे हुआ? They got his passbook from the bank.
उन लोगों ने जैसे पासबुक अपनी ली बैंक से, उनके माता पिता ने, एंड एट सपर, सपर का मतलब होता है रात का भोजन। तो रात के भोजन के समय क्या हुआ, हिज फादर मेड अ शॉर्ट ऑफ स्पीच, सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर दिया भाई पिताजी ने कि ऑलमोस्ट इन द टर्न ऑफ ए पब्लिक एड्रेस, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, है ना, एक प्रकार का भाषण दे दिया, इन विच ही in which he talked as if he had been a diligent man all his life, setting an example of thrift and industry, and that the passbook was Benji's natural reward for following it. एक तरीके से उन्होंने ये सार्वजनिक भाषण के लहजे में बोला कि जिसमें उन्होंने कहा कि जैसा कि वह जीवन भर बहुत परिश्रमी आदमी रहा था और मितव्ययी था, मैंने बहुत पैसे कम खर्च करे हैं और परिश्रम का उदाहरण पेश किया था उन्होंने, ऐसा लगता था, ऐसा उन्होंने बोलना शुरू किया तो लगा, और पासबुक उन पर चलने के कारण बेंजी का स्वाभाविक इनाम था। यानी कि उन्होंने क्या किया, बेंजी को वो कहते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए वो जो पासबुक था वो गिफ्ट कर दिया कि भाई देखिए भाई हम इसको इनाम के रूप में इसे दे रहे हैं। दिस इज़ योर मनी बेंजी, ही सेड, उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये तुम्हारा पैसा है। नाउ यू आर 21, दिस इज़ योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब है कि उनसे बोला, बच्चे से बोला कि देखो बेटा ये तुम्हारा धन है, अब तुम 21 वर्ष के हो गए हो, ये धन तुम्हारा है, क्या तुम समझे हम क्या कह रहे हैं। तो आगे देखिए, अब लिखा है कि डू, ओके सॉरी, तो आगे जो था देयर वाज सम मिस्टेक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 12th जो पैराग्राफ है उसके बारे में क्या होता है अचानक से कि बेंजी बोलता है यस, बेंजी सेड, उसने बोला हाँ, एंड ही टुक द पासबुक, उसके बाद उसने पासबुक ले लिया। ही ओपन इट एंड लुक्ड एट इट एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 pounds. Then he shut up the passbook and put it into his pocket. जब उसको उनके फादर और मदर ने यानी पेरेंट्स ने जब पासबुक दिया तो वो चुपचाप उसने ले लिया और उसको ओपन किया और देखा उसके अंदर, तो उसमें लिखा हुआ था एक फिगर अमाउंट का जो कि था 230 पाउंड या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। उसको उसने बंद किया पासबुक को, उसके बाद हमने पैकेट में रख लिया। ये देखने के बाद बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, उसके बाद से माता पिता ने तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसा मानो कि एकदम सदमा लग गया, वो शांत हो गए एकदम से। स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ ए पेक्यूलियर इमोशन वेंट थ्रू देम बोथ, अचानक से एक तरीके से होता है ना, बिजली सी कौंध गई उनके शरीर पे। ट्रेमर का मतलब होता है, ट्रेमर का मतलब होता है सिहरन, यानी कि एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में कौंधी, है ना, और ऑफ ए पेक्यूलियर इमोशन, अजीब सी भावनाएं उनके मन में आने लगी कि आखिर ये क्या हुआ, है ना, कि बेंजी के माता पिता बिल्कुल विचित्र भावावेश की सिहरन में अंदर, उनके अंदर कौंध सी गई। देम बोथ ए मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उनके मन में थोड़ा निराशा का भी भाव जग गया, फिर थोड़ा डर सा भी लगने लगा, प्राइड यानी गर्व भी हो रहा था कि बच्चे ने मतलब ये काम कर लिया, अभी तक तो ये बहुत सीधा साधा इंसान था, एंड पेन, उन्हें दर्द भी हो रहा था कि भाई बेटे ने मत बिना कुछ कहे चुपचाप रख लिया इतने पैसे को, है ना। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन दे themselves had ever amassed from the earth in their lives. ये जो माता पिता थे ना उसके, तो उनको ऐसा मतलब लग रहा था कि भाई जो पासबुक हमने दी है उसमें उतना धन है जितना उन्होंने आज तक अपनी ज़मीन से नहीं कमाया होगा, जिससे भी ज़्यादा धन उनके पास उस पासबुक में था। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम, मतलब ये भी बात है कि उन्होंने ऐसा आस भी नहीं लगाई हुई थी, कि उनका इरादा भी नहीं था कि बेंजी उन्हें कभी ये सब चीज़ें लौटाएगा। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट सिंपली फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इन टू हिज पैकेट दैट स्टक देम लाइक ए ब्लो इन द फेस। बट लेकिन जैसे ही उसने ना चुपचाप वो पासबुक अपने जेब में रख लिया तो वो उनको थोड़ा एक झटका सा फील हुआ उनके माता पिता को। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने कुछ अलग ही सोचा था उसके रिगार्डिंग कि भाई जब वो पासबुक हम उसको देंगे तो अ वर्ड ऑफ थैंक्स, परहैप्स ए कंसेशन, अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव। मतलब जब वो पासबुक देंगे तो उनको ऐसा लगा था कि यार, हमें लगता था कि वो ज़रूर कुछ ना थैंक्स हमें बोलेगा कि यार थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, आपने मेरे को दिया। फिर उसको ऐसा भी लगना चाहिए कि थोड़े कंसेशन यानी कि कुछ रियायत करके कुछ पैसे आप रख लो, कुछ मैं रख लेता हूँ, या फिर उसको ऐसा बोलना चाहिए था कि दे शुड शेयर द मनी, हम लोग शेयर कर लेते हैं इस मनी को आपस में, है ऐसा करके कुछ बोलेगा। तो ऐसा उन लोगों ने आस लगाई थी। इट हर्ट्स देम मोमेंटरली दैट बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट। मतलब एक समय के लिए उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस क्षणिक दौर में
कि बेंजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बेंजी को कम से कम मतलब थोड़ी तो रियायत बरतनी चाहिए हमारे साथ, जो कि वो बिल्कुल उल्टा कर रहा है ना। ये सब चीज़ें उन्हें फील हुई। देन दे रिमेंबर्ड, तभी उनको एहसास हुआ, अरे यार वाई इट वॉज, ऐसा क्यों हुआ कि उसने बिल्कुल साधारणता सा फील कराया और चुपचाप पासबुक लिया, ऐसा क्यों हुआ। तो उनको याद आया कि अरे यार इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल। जो धारणाएं उसके माता पिता रखते थे हमेशा कि यार ये अपना बेटा बिल्कुल मंद बुद्धि का है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल इंसान है, तो ये उसी वजह से तो उसने चुपचाप रख लिया, ये भी अभी भी सिंपल बना हुआ है ना। ऐसा उनको फील हुआ और वो थोड़ा सा मतलब मन में एक होता है ना क्यूरियोसिटी जगी, अरे यार ठीक है हमारा बेटा, हमें उदास नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा ही है, सिंपल है इंसान। देयर वर सेट्स ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। उन्हें लगने लगा कि यार ये जो चीज़ें हैं ना अभी भी अल्प बुद्धि तो है ही, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि भावनाओं और आचरण के कुछ ऐसे सूक्ष्म अंतर थे जो उनकी समझ से परे थे, उसके समझ से बाहर था, ऐसा उनको लगने लगा। दे वर टच्ड विथ पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड। अब उनको ना उस पर दया आने लगी, अरे यार बेचारा हमारा बेटा तो बिल्कुल अभी भी सीधा ही रह गया है ना। अब देखो आगे क्या होता है। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड। अब माता पिता आगे आए, अब बोलते हैं अच्छा बेटा बताओ तुम ये इन पैसे से करोगे क्या भाई, है ना। तो ये बोलता है आई एम गोइंग टू बाई अ पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड। उसने कहा कि मैं ना एक ज़मीन खरीदूंगा इन पैसों से। तो वो बोलते हैं लैंड, दे सेड व्हाट लैंड वेयर, कौन सी ज़मीन कहाँ पे खरीदोगे। उनके माता पिता बोले, फिर वो बोलता है मिस्टर विटमोर वॉन्ट्स टू सेल द 4 एकर्स नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड। बेंजी ने कहा हमारी ज़मीन के जस्ट बगल में जो अंकल है मिस्टर विटमोर, वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं जो कि 4 एकड़ में है, 4 एकड़ की ज़मीन है वो बेचना चाहते हैं। बट बेंजी, बेंजी ने कहा, माता पिता ने कहा अरे लेकिन बेंजी हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुम्हें पता कैसे चला, तुमने इसका पता कैसे लगाया, तुम कैसे जानते हो। तो बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर। देखो भाई वो सिंपल इंसान था, फिर से सिंपल आंसर दे रहा है कि आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, ही सेड, मतलब वो बोला कि मैंने तो बस विटमोर सर से पूछा था, उन्होंने बोला कि हाँ ज़मीन बेचनी है, सिंपल सा आंसर था भाई उसका। तो माता पिता बोलते हैं वेल बहुत बढ़िया, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा भाई, ए वंडरफुल गुड आइडिया, यू कुड नॉट डू एनीथिंग बेटर, इससे अच्छा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा अद्भुत विचार है ये तो, है ना। चलो अगला पैराग्राफ। एज टाइम वेंट ऑन, समय बीतता गया, एंड बेंजी एक्वायर्ड द लैंड, भाई बेंजी ने वो ज़मीन खरीद ली। हिज फादर एंड मदर नॉट ओनली फेल्ट दैट इट वॉज अ गुड आइडिया बट दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसको ये बस यही नहीं हो रहा था कि अच्छा आइडिया, इसके साथ साथ उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or takes its first step. तो ऐसा लग रहा था उन्हें उन्हें उस पर उस प्रकार का गर्व अनुभव हो रहा था कि जैसे माता पिता को होता है ना, जब वो पहला बच्चा पहला शब्द बोलता है ना, या फिर पहला पैर रखता है आगे, वैसी वाली फीलिंग आती है ना, वैसा वाला फील अभी हो रहा था जब उसने ज़मीन खरीद ली थी। बेंजी अ सिंपल माइंडेड मैन हैड टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल एडल्ट थिंग्स, इट वाज वंडरफुल। ये बहुत ही अचंभे की बात थी, बहुत ही अद्भुत बात थी, उसने अपना पहला कदम बढ़ाया है, ऐसा फील कर रहे थे वो लोग। दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, बिना किसी की मदद से उसने किया है, विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग, किसी को हमने उस पर जोर जबरदस्ती भी नहीं किया, और उसने ये काम कर लिया बिना किसी की सहायता से। All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now suddenly he had grown up. अभी उनको लग रहा था अरे यार हम तब से सोच रहे थे कि यार बच्चा बड़ा कब होगा, कब बड़ा कब होगा, और सडनली हमें ऐसा लगता है कि अरे यार तो बहुत बड़ा हो गया, अचानक से बड़ा हो गया है। दो दे कुड स्कार्सली रियलाइज इट, यद्यपि वो इसको शायद ही अनुभव करते हो। बेंजी वॉज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बेंजी भाई संपत्ति वाला आदमी बन गया था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था इसके बारे में। For the next 4 or 5 years, Benji went on creating more houses for more hens and then selling more eggs and making more money. भाई अब साल बीतते गए, 4 या 5 साल में बेंजी ने भाई अधिक मुर्गियों के लिए अधिक घर बनाते गया और फिर अधिक अंडे बेचे, और इस तरीके से वो धन और अधिक कमाते चला गया। He was still a simple man, अभी भी वो साधारण इंसान था। He could not have made a pair of boots. He knew nothing about the stock market. भाई अभी तक वो साधारण बुद्धि का इंसान था, वो अभी तक कोई एक नई मतलब जूतों की नई जोड़ी भी नहीं बना सका था, यानी कि खरीदा भी नहीं था उसने, उसे स्टॉक मार्केट का कुछ ज्ञान नहीं था। बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ हैन, लेकिन वो मुर्गियों के बारे में सब जानता था। हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम वॉट द अर्थ वॉज टू हिज पेरेंट्स, ऑल ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड। वही चीज़ जो उनके माता पिता के लिए वो ज़मीन थी, वैसे ही उस बेंजी के लिए उसकी मुर्गियाँ थी। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है ना। देयर वॉज 24th पैराग्राफ पे आ गए।
देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेंस एंड हिज पेरेंट्स लैंड। एक ही अंतर था बेंजी के मुर्गियों के बीच और पेरेंट्स के ज़मीन के बीच। द हेंस बिलोंग्स टू बेंजी, जो hen थी वो बेंजी से नाता रखती थी। द लैंड हैड नेवर बिलोंग्स टू हिज पेरेंट, लेकिन धरती कभी उसके माता पिता की नहीं थी। हु हैड रेंटेड इट नाउ फॉर 40 years ऑन ए ईयरली टेनेंसी फ्रॉम ए मैन नेम्ड सैंडर्स, है ना, जो उन्होंने अब 40 वर्ष से सैंडर्स नाम के व्यक्ति से वार्षिक पट्टे पर किराए पर ले रखी थी। दे हैड ऑफन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड बट सम हाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग। मतलब उन्होंने कई बार धरती खरीदने की बात भी की थी, ज़मीन खरीदने की बात भी की थी, परंतु योजना का कुछ बना नहीं ऐसा कुछ। इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक, और टू टॉक इन द पुलपिट एंड ट्रस्ट इन गॉड देन टू मेक अ बिजनेस प्रोपोजिशन। मतलब बेंजी के पिता के लिए किसी सौदे का प्रस्ताव जो था ना, करने की अपेक्षा एक तरीके से ऐसे कर ली कि दरवाजे पे खड़े होकर बातें करना जैसा था, या प्रवचन मंच में भाषण देना जैसा था, और ईश्वर पर भरोसा रखना सरल था, उनको ऐसा लगता था। एंड नाउ एट 65, जब वो 65 साल के हो गए हैं, दे वर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, है ना, इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी ऑफ बाइंग लैंड। तो अब जब वो 65 वर्ष की आयु में हो गए, इतने वृद्ध हो गए थे कि धरती खरीदने की बात ना सोच सकते थे, चाहे उनके पास धरती खरीदने के लिए धन भी होता, तो इतने बूढ़े हो गए थे, है ना। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, देयर लैंड, देयर अर्थ विच वॉज ऑल दे हैड, द टाउन वॉज स्प्रेडिंग। मतलब अचानक से क्या होता है, धरती बिकाऊ हो गई, उनकी धरती जो उनकी पृथ्वी जो था उनका सब कुछ बिकाऊ हो गया। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, नगर जो था फैल रहा था। द मैन नेम्ड सेंडर्स सेड, एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग, आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम। तो जो सैंडर्स था, कहा कि अब सब जगह लोग घर बनाने के लिए धरती चाहते थे, या तो वह धरती भवन निर्माण के लिए बेच दे, या धरती उन्हें उनके पास बेच सकता था, है ना। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, वो एकदम से हक्के बक्के और व्याकुल हो गए। They had lived a vague, trusting life without system, with a simple-minded son to rear, with an infinite faith in God, but with little or no faith in fertilizers. इसके बारे में बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। जब ये बात सुनी तो उन्होंने बिना व्यवस्था के अस्पष्ट भरोसे के सारे जीवन व्यतीत किया था भाई, बिना मतलब कुछ सोचे समझे। और उनके पास बिल्कुल पालन पोषण के लिए एक मंद बुद्धि वाला बेटा भी था, ऐसा वो सोचते थे। और साथ ही साथ ये भी बात थी भाई कि वो ईश्वर पे उनका असीम विश्वास था, परंतु भाई फर्टिलाइज़र पे नहीं था। कहने का मतलब इसलिए क्योंकि वो फर्टिलाइज़र पे भरोसा नहीं रखते थे। वो वही चाहते थे कि हमने क्या कहते हैं, खेतों में बीज बो दिए, अब वो उसी के हिसाब से जन्मेंगे। अब ये नहीं था कि फर्टिलाइज़र भी डालनी होती भाई, वो तो ऐसे छोड़ देते थे, ज़मीन के तो ऐसी तैसी हो जाती थी। एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग। अंत में परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनके पास कुछ नहीं था। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायलेट, यहाँ तक कि धरती भी नहीं थी जिससे उन्होंने अक्षत माना था, वो भी उनकी नहीं थी। वॉज नॉट देयर्स एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम। अब वो चीज़ें भी उनसे हड़पी जाने वाली थी, छीनी जाने वाली थी, है ना। आई डोंट सी, सॉरी सर 27 पैराग्राफ है। डीपली एंड पेनफुल अपसेट, बहुत ही गहरी पीड़ा से वो परेशान थे। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज। वो सैंडर्स नाम के आदमी के पास गए और उसे सब बात बताई। I don't see no way of getting the money, Benji's father said. So we must get out at Michaelmas, that's all. मेरे पास धन प्राप्ति करने का कोई ढंग नहीं है, बेंजी के पिता ने कहा, इसलिए हम माइकलमस चले जाएंगे बस। डोंट यू वरी, सैंडर सेड। सैंडर ने कहा कोई बात नहीं है, डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, बट आई कैन टेल यू दिस, इफ़ यू कांट बाई इट समबडी नॉट फार अवे विल। मतलब तुम चिंता मत करो, सैंडर्स बोला, मुझे ये कहकर चकित ना करो कि आपके पास ऐसा करने का कोई ढंग नहीं है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप इसे नहीं खरीद सकते तो कोई दूर नहीं रहता जो खरीद लेगा, है ना। फिर वो बोलते हैं हु विल बाई इट, दे सेड। उन लोगों का अरे भाई कौन खरीदेगा। तो बेंजी बोला, ही सेड बेंजी। अच्छा, वो उनके बेटे के बारे में उसने बोला कि बेंजी खरीद लेगा, है ना। फिर क्या हुआ 32 पैराग्राफ में, दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वॉज द सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइव्स। वे यह अनुभव करते हुए घर गए कि यह उनके जीवन का सर्वोच्च महत्वपूर्ण क्षण था। इट सीम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवॉर्ड। एक तरीके से उनको ऐसा लग रहा था कि ये प्रतिफल था, रिवॉर्ड था। इफ़ देयर फेथ हैड बीन सेकंड, इट वॉज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन। उन्हें ऐसा लगने लगा था, उनका जो विश्वास डिग गया था, मतलब हिल गया था, वो मजबूत हो गया था। दे सॉ दैट देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट गुड
इवन इन द रेजिंग ऑफ ए सिंपल माइंडेड सन। उनको बोध हो गया था कि भाई हमारे जो अल्पबुद्धि वाला पुत्र था उसको पालने में हमें बहुत ही खुशी हुई, संतोष हुआ, परम भलाई है, उसी की पालन पोषण की थी हमने, बहुत अच्छा लगा। वी नेवर न्यू बेंजी, वी नेवर एवन सस्पेक्टेड, दे सेड। मतलब हमें नहीं पता था कि बेंजी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। वे बोले, वॉट मेड यू डू इट, वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या सोचा तुमने और तुम क्या करोगे। आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इंक्यूबेटर हाउसेज। बेंजी ने कहा, मैं अंडे सेने की मशीनों के लिए और अधिक घर बनाऊंगा। अगेन एज वेन दे हैड गिवन बेंजी द पासबुक दे डिड नॉट स्पीक, है ना। फिर से जब उन्होंने पासबुक दी थी उसे, उस प्रकार वे अब फिर कुछ ना बोले। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था अपने बेटे से। विदाउट क्वाइट नोइंग वॉट अ वर्ड, अ स्मॉल कंसेशन, परहैप्स एन assurance दैट थिंग्स वुड गो ऑन एज बिफोर, बट देयर वाज नथिंग, ओनली द सिंपली फाइनलिटी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन पोजीशन ऑफ द पासबुक। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब उन्होंने पासबुक दिया था तो जो चीज़ें उन्होंने पहले वक्त सोचा था, जैसा मन में था, तो उसे फिर से इन्होंने अलग तरीके से, एक तरीके से सोचा, एक्सपेक्ट किया, है ना, अनुमान लगाया कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कुछ करेगा, है ना। विदाउट क्वाइट नोइंग वॉट अ वर्ड, अ स्मॉल कंसेशन, परहैप्स एन assurance दैट थिंग्स वुड गो ऑन एज बिफोर। मतलब वो चाहते थे, मतलब वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनका बेटा ऐसा कुछ बोले कि यार जो ज़मीन हमारे पास पहले थी ना वैसा ही रहे, हम चलेगा, लेकिन इस बार तो हमारा बेटा तो बिल्कुल फिर से अलग बोल रहा है कि नहीं, मैं तो इस पर ज़मीन पे कुछ ना कुछ बनाऊंगा, इंक्यूबेटर हाउसेस बनाऊंगा। तो ये सुन के थोड़ा उनको खटका जरूर फिर से। बट देयर वॉज नथिंग, ओनली द सेम सिंपल फिनालिटी एज वेन बेंजी हैड टेकन पोजिशन ऑफ द पासबुक। लेकिन उनके पास निराशा ही हाथ लगी, एक तरीके से देख लीजिए, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था, क्योंकि दे वेयर मोमेंटरली पेन्ड। फिर से जो पासबुक लिया उस बच्चे ने, और जिस तरीके से पहले उनको निराशा हाथ लगी थी वैसे अभी भी लगा, क्योंकि वो तो अब कह रहा था कि मैं अब घर बनाऊंगा, वहाँ पे मुर्गियों के लिए घर बनाऊंगा। देन दे न्यू अगेन वाई इट वॉज, उन्हें ऐसा पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। देर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेबल टू ए सिंपल माइंडेड मैन, द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। तो जैसे उन्हें पहले बार एहसास हुआ था ना कि यार हमारा बेटा तो सिंपल इंसान है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, वैसा वो फिर से समझने लगे, अरे यार हमारा बेटा तो बिल्कुल ना समझ है, वो सिंपल माइंडेड है, उसको यार बख्श दो, उसको जाने दो। द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, वो हमेशा कुछ समझते ही नहीं है सिंपल माइंडेड लोग। तो ऐसा करके उन्होंने उसको फॉरगिव कर दिया। बाय दिस टाइम बेंजी वॉज ऑलमोस्ट 40, और इस समय तक बेंजी जो था 40 साल का हो चुका था। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेन्ड अ सिंपल माइंडेड मैन, बस उनके माता पिता के लिए वो भाई अभी तक सिंपल माइंडेड इंसान था। एज ए न्यू हाइजेनिक As his new hygienic chicken houses begin to cover first one strip of his father's former land and then another, with the grey patches of hen dung eating their way into the brown-tilled earth, he began to be the he began to be the largest poultry farmer on that side of the town. मतलब बोला जा रहा है कि जिस तरीके से उसने ना एक्वायर करना शुरू किया था अपने पिता के लैंड को, उस पर वो मुर्गियों के एक तरीके से जो धूसर बिट होते हैं, धब्बे निकलने लगे थे, ऐसा छाने लगा था उस पर, ज़मीन जो था बिल्कुल अलग सा दिखने लगा था। तो एक तरीके से वो नगर के इस ओर के लिए ना सबसे बड़ा मुर्गी पालन करने वाला इंसान बन गया था, है ना। इन अपीयरेंस ही हैड चेंज्ड टू, और एक तरीके से शकल में भी देखा जाए तो उसकी शकल में भी बदलाव आ गए थे। ऑलवेज बिग लिम्ड ही हैड नाउ बिकम रैदर फैट, सदा लंबे हाथ पाँव वाला इंसान जो था वो मोटा हो गया था। हिज आइज वर स्टिल अ सिंपल ब्लू एंड सॉफ्ट फेयर, और उसकी आंखें अभी भी सादी और नीली थी। एंड हेयर स्टिल ग्रू थिकली ऑन हिज फेस, अभी भी उसके चेहरे पे हल्के रंग के बाल थे, उगे हुए थे। बट नाउ सेट इन अ फैट फ्लेस, परंतु अब मोटे मांस में धसी। दैट आईज सीम्ड मच स्मॉलर, उसकी आंखें छोटी प्रतीत होती थी। दे वर नो लॉन्गर द आइज ऑफ ए सिंपल माइंडेड मैन, लेकिन अब वो बोला जाए तो एक तरीके से वो मंद बुद्धि वाले आदमियों की आंखें नहीं रह गई थी। दे वर द आइज ऑफ ए मैन हु इन अ सिंपल वे इज अ क्वाइट कनिंग, अब वो ऐसे आदमी की आंखें हो गई थी जो कि एक तरीके से धूर्त इंसान बन चुका था।
37 पैराग्राफ है कि नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हेन्स एंड चिकन्स बी पोजेस्ड। अब बेंजी के अतिरिक्त कोई ये नहीं जानता था कि उसके पास कितनी मुर्गियाँ व चूजे थे। नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फेस्ट फ्रॉम हिज हिम एवरी वीक। अब इसके अलावा ये भी कोई नहीं जानता था कि अंडे कितने ज़्यादा मात्रा में गाड़ियों में हर सप्ताह जा रहे हैं। नो वन न्यू अमाउंट ऑफ हिज पासबुक। अब उसके पासबुक के बारे में भी कोई नहीं जानता था। इट वॉज पॉसिबल टू गेज हिज प्रोग्रेस ओनली बाई द न्यू चिकन हाउसेज कवरिंग हिज फादर्स फॉर्मर लैंड एंड बाई द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम। अब भाई इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था उसके पैसे के बारे में कि भाई अब तो वो बस मुर्गियाँ रखने के लिए लोगों को भी रखना शुरू कर दिया था। उसने पूरी तरीके से अपने पिता का लैंड जो था हड़प लिया था एक तरीके से देखा जाए तो। अगला 38 पैराग्राफ है कि वन ऑफ दिस पीपल वॉज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। उनमें से एक इंसान जो था जो कि उसके खेतों की रखवाली मतलब सॉरी उसको जो हेल्पिंग एम्प्लॉयड किया था उसने बहाली की थी, उनमें से एक लड़की का नाम था फ्लोरेंस, है ना। सी हैड थिक हैवी लेग्स एंड लूज लिप्स एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज दैट मैच बेनिज इन देयर अपेरेंट सिंप्लिसिटी। मतलब वो लड़की के बारे में बताया जा रही थी कि उसकी मोटी भारी टांगे थी, लटकते हुए उसके होठ थे, देखने में बहुत ही भोलेपन जैसे लगती थी, बेंजी की आंखों से मेल खाती थी और एक तरीके से उसकी अलग मतलब अपीयरेंस था। When Florence bent down to clean the chicken houses, which were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stockings or the shadow of deep breast beneath her smock. एक तरीके से मतलब उसको एक तरीके से लगाव होने लगा था। यहाँ पे आपको पढ़ने में पता चलेगा कि ये जो था ना बेंजी जो था फ्लोरेंस के प्रति लगाव स्थापित करने लगा था एक तरीके से, उसे उसको अच्छा लगने लगा था। In little while, Benji was catching Florence about the waist in the warm, dark incubator houses. और एक तरीके से कुछ समय पश्चात गर्म अंधेरे अंडे सेने के कमरों में फ्लोरेंस को कमर से पकड़ने लग गया था। मतलब एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड हेंस। और पहली बार बेंजी के मन में कुछ अलग ढंग का एक रुचि पैदा हुआ, एल्स फ्रॉम द हैंस, मतलब मुर्गियों के अलावा भी उसके जीवन में कुछ अलग चीज़ का बदलाव हुआ जो कि था वो एक तरीके से फ्लोरेंस के प्यार में पड़ गया था। इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। ये बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई थी कि उसके माता पिता उसके फ्लोरेंस को नहीं पसंद करेंगे। दिस सिंपल अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल विथ अगली लेग्स एंड अ माउथ दैट वुड नॉट कीप शट। मतलब ऐसी लड़की को नहीं पसंद करेंगे जिसके पैर भद्दे हैं और जिसका मुंह हमेशा बंद नहीं रह सकता था। बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम। मतलब वो लेकिन बेंजी ऐसा नहीं चाहता था। बेंजी को यही लड़की चाहिए थी, उसको ऐसा इंटेलिजेंट गर्ल नहीं चाहिए थी। ही नीडेड अ वुमन टू हेल्प विथ हिज द हैंड्स एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। वो बस ऐसे औरत की स्त्री की आवश्यकता में था कि जो मुर्गियों के उसमें उसका हाथ बटा सकती थी, और वह थोड़े समय के पश्चात कहने लग पड़ा था कि वह और फ्लोरेंस विवाह करेंगे, ऐसा वो बोलने लगा था। 14th पैराग्राफ है, एज विद द पासबुक एंड द लैड हिज फादर एंड मदर वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जैसे पासबुक और धरती की भांति उसके माता पिता इस बात के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। मैरिड, आरंट यू ऑल राइट एज यू आर। विवाहित, तुम जैसे हो क्या वैसे ठीक नहीं हो। डोंट यू वॉन्ट टाइम टू कंसिडर इट, क्या तुम इस पर विचार करने के लिए समय नहीं चाहिए। वेयर आर यू गोइंग टू लिव, तुम कहाँ रहने वाले हो। हियर, बेंजी से, बेंजी ने कहा मैं यहीं रहूँगा। एंड दैट ऑटम एट द एंड ऑफ हिज 40th ईयर बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद फ्लोरेंस एज हिज वाइफ। और भाई उस 40वें साल के अंत में उस लड़की के साथ उसने ब्याह कर लिया और उसी घर में रहने लगा। वी विल वॉन्ट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी ने कहा कि भाई हमें ना आगे का जो रूम है, अगला वाला जो शयन कक्ष है वो हमें चाहिए। All their lives, his father and mother had slept in the front bedroom. पूरी जिंदगी भर अभी तक, है ना, उसके माता पिता फ्रंट बेडरूम में रहा करते थे। Now they vacated it and moved into the back. अब वो उन्होंने खाली कर दिया और उन्होंने अपने बेटे के लिए दे दिया। This removal hurt them deeply. अब इस तरीके से तो उनके मतलब दिल में और दर्द सा पैदा हुआ। But because it was now Benji's house, because Benji asked it, they moved without protest, adding a little more to the long chronicle of sacrifice, forgiving Benji because the simple-minded cannot be expected to understand. और जैसा कि उन्हें कष्ट तो हुआ, परंतु क्योंकि अब वो बेंजी का घर था तो वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, तो बिना विरोध किए वो लोग पीछे के कमरे में चले गए और त्याग के लंबे इतिहास में थोड़ा और जुड़ गया कि बेंजी को क्षमा कर दिया, क्योंकि भाई बेटा हमारा तो मंदबुद्धि का है, तो वो समझदार कैसे बन सकता है। चलिए, माता पिता अभी भी उसके लिए समझदार ही, मतलब वो समझ रहे कि हमारा बेटा तो अभी नादान ही है। तो ये कितना सेक्रीफाइस करते हैं माता पिता, वो आपको दिख ही रहा होगा इस चैप्टर में। चलिए, बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल
वॉज डिफरेंट। लड़की की जो समस्या थी ना वो अलग थी। इट सीम टू देम दैट द गर्ल वॉज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। ऐसा लगता था कि वो जो लड़की है ना बेंजी को उनसे छीन लेगी। द एयर इन द हाउस बिकेम चार्ज डीपली विथ एंटोगोनिज्म। घर का वातावरण प्रतिरोधपूर्ण हो गया था। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबल बट क्लियरली डिवाइडेड। ऐसा लगता था कि बंटवारा हो चुका है भाई घर में, ऐसा प्रतीत होने लगा था। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी। और सच में ऐसा थोड़े दिनों बाद हुआ कि बंटवारा हो ही गया। अप टू दैट टाइम द फोर पीपल हैड ईटन टुगेदर। सडनली बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस scored the saucepans. I always score them with soda. Soda's always been good enough for me and always will. मतलब अचानक बेंजी की माँ को फ्लोरेंस का कढ़ाई मांजने का ढंग जो था अच्छा नहीं लगने लगा। मैं उन्हें सदा सोडा से मांजती आई हूँ, सोडा ठीक है और सदा ठीक रहेगा, ऐसा उसकी माँ ने बोलने लगी, है ना। When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution that settled it. He said, "Now you eat in the kitchen and we will eat in the other room." भाई इस बात पे जब बेंजी ने इस कलह के बारे में सुना तो उसके पास उसका सबसे सरल उपाय था, क्योंकि वो सिंपल इंसान था। बोलता है चलो फैसला हो गया भाई, है ना, तुम भोजन रसोई घर में खाओ और हम दूसरे कमरे में खाएंगे, ऐसा वो बोलकर वहाँ से चला गया। एंड थ्रू आउट दैट विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड मदर इन द अनदर। और पूरे वो जाड़े के समय में, है ना, जो शीतकाल था उसमें बेंजी और उसकी पत्नी घर के एक भाग में खाना खाते थे और उसके माता पिता दूसरे भाग में रहते थे। टू द ओल्ड पीपल द डेज बिगन नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग। वो जो वृद्ध लोग थे उनके लिए दिन जो था बहुत लंबा प्रतीत होने लगा था। एंड एज दे लुकड आउट ऑन द लैंड दे कुड सी द रीजन। और वो जब जमीन पे धरती की ओर देखते थे उन्हें एक कारण पता चल गया। वेयर देयर हैड वंस बीन ब्राउन बेयर अर्थ, रोज ऑफ विंटर बीन्स, पैचेज ऑफ वीट्स, देयर वर नाउ ओनली बेंजीज चिकन हाउसेज। तो उनको एक चीज़ का कारण पता चला कि कभी ये जो नंगी भूरी धरती थी सर्दी की फलियों की कतारें से भरी रहती थी, गेहूं के मतलब डंडियों से भरी पड़ी रहती थी, अब वहाँ केवल बस बेंजी के मुर्गी खाने थे। द अर्थ वॉज स्टिल देयर बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम। धरती तो अभी भी वहीं पे थी लेकिन उसका जो पर्पस था, उसका जो एक तरीके से उद्देश्य था, उसका अभी कोई प्रयोजन नहीं था, है ना। द प्लॉ, द मेयर, द अर्थ एंड देयर फ्यू टूल्स स्टूड about in the yard, but now it was truer than ever than without the earth they were useless. अब जो उनके जो टूल्स थे, हल थे, घोड़ी थी, उनके जो हथियार थे आंगन में पड़े थे, और पहले से अधिक यह बात सत्य हो गई थी कि भाई धरती के बिना वे बिल्कुल ही व्यर्थ है। चलिए अगला पैराग्राफ। एज द विंटर वेंट ऑन, है ना, जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्दी बीतती गई, एंड द फोर पीपल वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, और चारों व्यक्ति जो थे अधिक से अधिक घर तक सीमित थे। द डिवीजन इन द हाउस बिकेम एन एनॉर्मस गैप। जो बंटवारा था भारी दरार में बन गया था, तब्दील हो गया था। द टू वुमेन पास्ड ईच अदर ऑन द स्टेयर्स विद ग्लांसेस ऑफ एंटोगोनिज्म नॉर स्पीकिंग। जो दो औरतें थी, है ना, एक दूसरे को बैर की दृष्टि से देखते हुए बिना बोले गुजरा करती थी। When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly with the steps of an old man. जब बेंजी का पिता रविवार को उपदेश देने जाता था तो वह धीरे धीरे थका हुआ बूढ़े आदमी की चाल से चला करता था। ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट। बस केवल बेंजी जो था परेशान दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो खुश था ना, अपने ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। तो प्री ऑक्युपाइड विथ हिज हैंड्स, इट वॉज एज इफ द इमोशन ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर पेनिट्रेटेड बियॉन्ड हिज प्लम्पी हेयरी फेस एंड द आइज दैट लुक सो हार्मलेस एंड सिंपल स्टिल। मतलब अब अपनी मुर्गियों में वो व्यस्त रहता था। ऐसा लगता था कि सामान्य मनुष्य की भावनाएं जो है ना, उसके गोल मटोल बालों भरे चेहरे और आंखों से जो अब भी भोली और सरल प्रतीत होती थी, मतलब उसके आगे वो कुछ भी उसको समझता नहीं था, किसी को भी कुछ नहीं समझता था। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन। और अंत में बेंजी ने क्या निर्णय लिया, चलिए देख लेते हैं। मॉम एंड डैड, ही सेड, उसने कहा, मॉम एंड डैड, इट वुड बी लॉट बेटर इफ़ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव। अच्छा होगा कि आप लोग कहीं और रहने के लिए चले जाओ, बेंजी ने कहा। तो उन लोगों ने कहा कि बेंजी, ए लॉट बेटर, ही सेड। तो उसने फिर से बोला, बहुत अच्छा होगा कि आप लोग चले जाएं। दिस इज़ आवर हाउस नाउ, वी वांट इट, आई बॉट द हाउस एंड आई वांट इट नाउ। उसने बोला कि मैंने यह घर खरीदा है और मैं इस घर की मैं चाहता हूँ। सब लोग कहने लगे, बेंजी, आई बॉट इट एंड आई वांट इट। बेंजी सेड अगेन, आई वांट यू टू गो। वो फिर से बोलने लगा, बेंजी, कि मैंने ही खरीदा है ज़मीन, आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए। तो उसकी माँ ने बोला, बेंजी वी कांट गो, बेंजी हम नहीं जा सकते हैं, वी गॉट नाउ टू गो, वी गॉट नाउ वेयर, यानी कि बेंजी हम नहीं जा सकते। उसकी माँ बोली, हमारे पास जाने की कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। यू हैव गॉट गेट आउट,
बेंजी shouted. बेंजी बहुत चीख कर बोला, आपको निकलना ही पड़ेगा यहाँ से. चलिए अगला पैराग्राफ. एज ही साउटेड दे रियलाइज, जब वो चिल्लाने लगा, जो चीखा, तो उन्हें पता चला मोर फुली देन एट टाइम इन देयर लाइफ्स दैट बेंजी वॉज रियली नॉट राइट इन हिज हेड. यानी कि अब उन्हें पता चलने लगा, उनके माता पिता को, कि पहली बार उन्हें लगा कि पहली बार से अधिक यह बोध हुआ कि बेंजी का दिमाग वास्तव में सही नहीं था. His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. उसकी जो भोली नीली आंखें थी, ये पागलपन के क्रोध की मतलब मुद्रा में आ चुकी थी, है ना, अचानक से उभर पड़ी थी. They not only knew the Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his actions, but for the first time, struck by this wild-eyed burst of anger, they were frightened of Benji too. मतलब पहले कभी वो सोचते थे कि ये जो सीधी सीधी नीली आंखें हैं वो तो मंद बुद्धि की हैं, लेकिन जब उन्होंने उसका उग्र रूप देखा, भयावह रूप देखा, क्रोध से भरी आंखें देखी, तो बेंजी से भी उन लोगों को डर लगने लगा था. ऑल राइट दे सेड, वी विल फाइंड सम वे टू गो. ठीक है, वे बोले, है ना, हम जाने का कोई ढंग निकालते हैं. इट वॉज लिटिल मोर देन अ वीक लेटर देन when Benji drove his mother and father, है ना, down into the town. He now had a small Ford van, and as he drove the van with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion. एक सप्ताह कुछ समय पश्चात बेंजी जो थे अपने माँ बाप को गाड़ी में नगर ले आया. अब उसके पास छोटी सी फोर्ड वैन भी थी, और जब वो अपने माँ और बाप को, है ना, ड्राइविंग सीट पर बैठा कर लाया, तो क्या हुआ? ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन. उसने सामान्य भावना के कोई चिन्ह नहीं दिखाए. इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, ऑफ बिविल्डरमेंट और ऑफ डिस्पेयर. इससे ये बात स्पष्ट थी कि उसको अंदर जो था ना, प्यार वाली जो चीज़ थी ना, अफेक्शन, स्नेह नहीं था, और बिविल्डरमेंट और ऑफ डिस्पेयर, ना ही उसके निराशा के भाव और समझ में आते थे, है ना, कुछ भी, ना ही घबराहट के. He felt and spoke and thought only in the simplest term with the cruel simplicity of a child. तो हुआ क्या यहाँ पे कि तरीके से किराए के मकान में रहना अच्छा होगा, वो बोला, और आप लोग अलग रहकर अच्छे रहोगे, ऐसा बोलकर उसने भेज दिया. You will be better by yourself in lodgings, he said. You will be better by yourself. मतलब उसने बोला कि आप लोग के लिए अच्छा होगा कि आप लोग किराए के मकान में रहने लगेंगे तो अच्छा रहेगा, और वह बोलकर वहाँ से चला गया. They did not answer. उन्होंने कुछ आंसर नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया. They sat with faces made completely immobile by a kind of stupefied resignation very near to grief. उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया. वे लगभग संताप जैसे स्तंभित करने वाली मतलब अवस्था से गुजर रहे थे, है ना, और उसी के साथ वो चुपचाप उन्होंने उसकी बात सुन ली और वो बैठ गए, बहुत ही उदास भी हो गए. They listened silently, and because for 40 years they had believed Benji to be not right in his head, they made allowance for the last time. वो 40 वर्षों से जो ये मानते आए थे ना कि बेंजी का दिमाग सही नहीं है, उन्होंने अंतिम बार इस बात का ध्यान रखा. Down in the town, the car stopped in a street filled entirely with houses. नगर के मध्य कार घरों से पूर्णतः भरी एक सड़क पर रुकी. Benji did not get out of the van. बेंजी वहाँ से उतरा नहीं. His father's and mother's belongings had already gone on, and now they all lighted empty-handed. तो उसके माँ बाप का सामान पहले ही जा चुका था और अब वे खाली हाथ उतरे. As they stood on the pavement, Benji spoke a few words to them, look at them with unmoved simple eyes, and then drove away. मतलब जब वे पटरी पे खड़े हुए, मतलब रोड पे खड़े हुए, बेंजी ने कुछ शब्द उनसे कहे, उनकी ओर भाव जो थी बहुत सरल आंखों से देखा, और फिर गाड़ी लेकर चला गया. When the van had gone, they stood alone on the pavement. Looking at the ground, they stood as if they had alighted in a strange place, were not sure of themselves and did not know what to do. भाई जाहिर सी बात है, ये मतलब ये जो व्यथा थी, ये जो दर्द था, आप फील कर सकते हो कि जब वैन चली गई और वो वहाँ पे खड़े रहे, धरती पर देख रहे थे, वे ऐसे खड़े थे मानो कि वे किसी अपरिचित स्थान पर उतर गए हों, और उन्हें अब खबर नहीं थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, what to do. Once they had the earth, now it was not possible to tell from their downstreet and silent faces whether they altogether realized that it too had gone. मतलब कभी धरती उनकी थी, अब उनके निराश और खामोश चेहरे से यह बताना संभव नहीं था कि क्या उनकी समझ में यह बात पूरी तरह आ गई थी कि वह भी उनकी ही नहीं रही थी. मतलब कुल मिलाकर उनकी ज़मीन जा चुकी थी. तो ये बहुत ही मतलब निराशाजनक मोमेंट था
बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे भी ये कहानी पढ़ने के बाद। बट आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कह रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।